नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पंकज कुमार जीपीसी चित्तौड़गढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम तृतीय वर्ष के सब्जेक्ट कोड EL 301 दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की यूनिट 8 का एक बहुत ही इजी टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और समझने के लिए बहुत ही ईजी है। सो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर पहले होता क्या है ये देखते हैं, इसका नाम कैसे पड़ा है ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। सो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो ब्लॉकिंग, दूसरा ऑसिलेटर। ऑसिलेटर तो हम जानते हैं उस सर्किट को कहते हैं जो वेवफॉर्म जनरेट करता है। सो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर बेसिकली एक वेवफॉर्म जनरेटर है जो बहुत नैरो पल्सेस या ट्रिगर पल्सेस जनरेट करने के काम आता है। अब इसमें क्या होता है कि हर ऑसिलेटर को हमको क्या चाहिए, फीडबैक होना चाहिए हर ऑसिलेटर के लिए। तो ये ब्लॉकिंग ऑसिलेटर जो है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में फीडबैक को ब्लॉक कर देता है, एंड सिंस इट इज अ ऑसिलेटर इसीलिए इसका कंबाइंड नाम ब्लॉकिंग ऑसिलेटर दिया गया है। अब इसकी डिजाइनिंग में हम एक एम्पलीफायर यूज करते हैं और उसी के साथ में एक पल्स ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। पल्स ट्रांसफार्मर का डायग्राम जो है, सिंबल आप देख सकते हैं फिगर में। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दो है डॉट कन्वेंशन के साथ में। डॉट कन्वेंशन हियर आर शोइंग दी एंट्री ऑफ करंट्स। सो पल्स ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है, ये एक ट्रांसफार्मर है जो कि रेक्टेंगुलर पल्सेस में जो एनर्जी कंटेंट होती है उनको लोड पे कपल करता है और उनका शेप जो है वो मेंटेन करता है, यानी कि शेप को या दूसरी प्रॉपर्टीज को बिना चेंज किए उनको वो कपल करता है। इसीलिए ये जो है वाइड बैंड ट्रांसफार्मर्स होते हैं जिनका एटेन्यूएशन भी मिनिमम होता है और मिनिमम फेज चेंज इसमें होता है। आउटपुट जो है इस ट्रांसफार्मर का वो डिपेंड करेगा, इससे पहले जो हमें एक कैपेसिटर लगाते हैं जो कि एक वेव शेपिंग एलिमेंट है, उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर डिपेंड करेगा कि इस ट्रांसफार्मर पर क्या आउटपुट आने वाला है। अब अगर हम ब्लॉकिंग ऑसिलेटर की बात करें तो ये मेनली दो टाइप के होते हैं, एक तो मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर और एक स्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। हमने मल्टी वाइब्रेटर भी देखा था क्लास में, तो मल्टी वाइब्रेटर तीन टाइप के होते थे, एस्टेबल, मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल। एस्टेबल यानी कि जिसमें कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं, मोनोस्टेबल यानी कि जिसमें एक स्टेबल स्टेट, और बाइस्टेबल यानी जिसमें दो स्टेबल स्टेट। लेकिन बाइस्टेबल वाली कंडीशन जो है वो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर के केस में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ब्लॉकिंग ऑसिलेटर इज ओनली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज मोनोस्टेबल एंड द एस्टेबल। ओके, अभी हम मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर देखेंगे। यानी कि इफ द ब्लॉकिंग ऑसिलेटर नीड्स अ सिंगल पल्स टू चेंज इट्स स्टेट, इट इज कॉल्ड मोनोस्टेबल। यानी कि इसको अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए अगर सिर्फ एक ही पल्स की जरूरत होगी तो इट विल बी कॉल्ड एज मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। ओके, अब ये मोनोस्टेबल ऑसिलेटर जो है वो वापस दो टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, या यूं कह लें कि जो सर्किट यूज करते हैं हम, उस सर्किट की डिजाइनिंग के बेसिस पे ये वापस दो टाइप का होगा, एक तो बेस टाइमिंग और दूसरा एमिटर टाइमिंग। यानी कि मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर विद बेस टाइमिंग इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर and the second type will be monostable blocking oscillator with emitter timing। अब इसमें क्या है, एक टाइमिंग रजिस्टर यूज करते हैं हम इसके सर्किट में, आगे हम डायग्राम में देखेंगे। वो टाइमिंग रजिस्टर सपोज कैपिटल R से हमने डिनोट किया है सर्किट में, जो इसकी गेट पल्स की विड्थ को कंट्रोल करता है। अगर ये टाइमिंग रजिस्टर R हमने जो ट्रांजिस्टर यूज किया है स्टेट के लिए उसके बेस से कनेक्टेड है तो इट विल बी कॉल्ड एज द फर्स्ट टाइप, दैट इज मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर विद बेस टाइमिंग। और अगर वही जो आर है टाइमिंग रजिस्टर, हमने अगर उसको ट्रांजिस्टर के एमीटर के साथ कनेक्ट किया है तो दैट विल बी कॉल्ड एज मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर विद एमीटर टाइमिंग। ओके, सो सिर्फ यही डिफरेंस है। सो देखते हैं ट्रांजिस्टर ट्रिगर्ड मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर विद बेस टाइमिंग, यानी कि नाउ वी हैव कनेक्टेड आवर base timing our timing register in series with the base of the transistor। ओके, सो इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिएगा, हमारा एक ट्रांजिस्टर चाहिएगा, एक पल्स ट्रांसफार्मर चाहिएगा जो फीडबैक देने के काम आएगा, और एक रजिस्टर चाहिएगा जो कि बेसिकली क्या होगा, ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट होगा।
अब हमने जो पल्स ट्रांसफार्मर यूज किया है वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स या टर्न्स रेशो की बात करें तो वो हमने यूज किया है n:1, यानी कि बेस सर्किट के n टर्न्स के लिए हमारे पास कलेक्टर में एक टर्न है, सो n:1 विल बी द टर्न्स रेशो। रेजिस्टेंस R, जिसको हम बेस टाइमिंग रजिस्टर भी कह रहे हैं, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर विच कंट्रोल्स द पल्स ड्यूरेशन, यानी कि जो पल्स विड्थ को कंट्रोल करने वाला जो रजिस्टर है दैट इज कनेक्टेड विद द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर। ये देखिए सर्किट में आपको क्लियरली दिख रहा है, ये रजिस्टर R कनेक्ट किया है हमने, एक पल्स ट्रांसफार्मर लिया है जो कि n:1 टर्न्स रेशो के साथ यूज किया है हमने, आपका एक ट्रांजिस्टर यूज किया है और एक कैपेसिटर C यूज किया है जिसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे ही आपका आउटपुट मेनली डिपेंड करेगा। एक VCC सप्लाई है, बेसिकली DC सप्लाई। सो ये कैसे वर्क करेगा इसको समझने के लिए इस डायग्राम में ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इसकी वर्किंग लिखना बहुत आसान है, इसको याद करने या रटने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ डायग्राम याद रखिए, आपको सारी चीजें जो है वो इजीली लिख पाएंगे आप। देखिए ट्रांजिस्टर इनिशियली ऑफ है। अब इनिशियली ऑफ इसलिए है क्योंकि हमने बेस को क्या किया है, नेगेटिव सप्लाई या ग्राउंडेड किया है। सो व्हेनेवर योर बेस इज ग्राउंडेड दैट मींस नो बेस करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। और जब कोई बेस करंट फ्लो नहीं हो रही है इसका मतलब IB 0 है, IC भी 0 होगी, इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में है, कट ऑफ में है आपका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच एक्शन की तरह हमको यहाँ पे काम में लेना है। स्विच में दो स्टेट होती हैं, एक ऑन और एक ऑफ। सो ट्रांजिस्टर ऑन सैचुरेशन में होता है और ऑफ कट ऑफ में होता है। कट ऑफ का मतलब IB 0। सो IB यहाँ पे 0 है क्योंकि नेगेटिव सप्लाई दी है हमने बेस में, -VBB या ग्राउंडिंग किया है हमने, इसीलिए इनिशियली आपका ट्रांजिस्टर क्या है, ऑफ है। सो ट्रांजिस्टर के ऑफ होने की वजह से क्या होगा, IB 0। अब IB 0 इसका मतलब IC दैट इज कलेक्टर करंट भी 0। तो जब कलेक्टर करंट ही 0 है इसका मतलब कलेक्टर टर्मिनल पे क्या वोल्टेज आएगा, VC वोल्टेज जो आएगा वो क्या होगा, सीधा सीधा VCC ही उठ के VC पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब कोई ड्रॉप भी नहीं होगा, इसीलिए पूरा का पूरा VCC वोल्टेज विल बी एक्यूमुलेटेड एट द कलेक्टर टर्मिनल। ओके, सो VC जो वोल्टेज है कलेक्टर टर्मिनल पे वो हमारा क्या हो जाएगा, VCC के बराबर हो जाएगा। अगर हम एक नेगेटिव ट्रिगर अप्लाई कर दें कलेक्टर पे तो क्या होगा, नेगेटिव ट्रिगर अप्लाई करने पे कलेक्टर टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगा और वाइंडिंग पोलैरिटी जो है पल्स ट्रांसफार्मर की उसकी वजह से आपका कलेक्टर वोल्टेज डिक्रीज होगा। कलेक्टर वोल्टेज के डिक्रीज होने की वजह से आपका बेस वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होगा। अगर जब इनिशियली आपका डिवाइस ऑफ है यानी कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है, उस केस में जब आपका कलेक्टर टर्मिनल पे वोल्टेज VC जो है वो VCC के बराबर है, अगर हम कलेक्टर पे एक नेगेटिव पल्स देते हैं जिसको हम ट्रिगर पल्स बोल रहे हैं, तो उस केस में कलेक्टर वोल्टेज VC डिक्रीज होगा। VC के डिक्रीज होने की वजह से चूंकि पोलैरिटी ऑफ पल्स ट्रांसफार्मर इस तरीके से है कि आपका जो बेस है उसको हमने नेगेटिव पोलैरिटी दे रखी है, तो उस वजह से आपका बेस पोटेंशियल जो है या बेस वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होगा। अब धीरे धीरे जब आपका बेस वोल्टेज इंक्रीज होना स्टार्ट होगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बेस टू एमिटर वोल्टेज VB जो है वो ट्रांजिस्टर के कट इन वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जब VBE इज ग्रेटर देन V गामा क्या है आपका कट इन वोल्टेज, ये 0.2 होगा अगर आपने जर्मेनियम यूज किया है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए, या फिर अगर आपने सिलिकॉन यूज किया है तो ये 0.7 होगा। तो VB जो है जब V गामा या कट इन वोल्टेज के से ज्यादा हो जाएगा तो एक स्मॉल अमाउंट की जो बेस करंट है वो फ्लो होने लग जाएगी, यानी कि अब आपका ट्रांजिस्टर जो इनिशियली ऑफ था वो ऑफ कंडीशन से ऑन की तरफ मूव होना स्टार्ट हो रहा है। ओके, इसकी वजह से जैसे जैसे आपकी स्मॉल अमाउंट IB ऑब्जर्व की जाएगी वैसे वैसे कलेक्टर करंट भी ऑब्जर्व होगी, क्योंकि IB और IC में हम जानते हैं रिलेशन है IC इज इक्वल टू द बीटा टाइम्स ऑफ IB। सो अगर स्मॉल अमाउंट की IB फ्लो होगी तो स्मॉल अमाउंट की IC करंट भी फ्लो होने लग जाएगी। अब स्मॉल अमाउंट की कलेक्टर करंट IC फ्लो होने की वजह से क्या होगा, वो IC जिस रजिस्टर में से या जो सेकेंडरी वाइंडिंग पल्स ट्रांसफार्मर की है उसमें से क्या होगा, उसको ड्रॉप मिलेगा। सो VCC माइनस ड्रॉप अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग विल बी नाउ द रिजल्टेंट कलेक्टर वोल्टेज। इसका मतलब आपका कलेक्टर वोल्टेज डिक्रीज होगा जैसे जैसे आपकी कलेक्टर करंट इंक्रीज होगी। जब कलेक्टर करंट 0 है तब तो पूरा का पूरा VCC उठ के कलेक्टर टर्मिनल पे पहुंच जाएगा, लेकिन जब करंट
फ्लो होगी कुछ, तो VCC जो है उसमें से जो भी ड्रॉप होगा सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस, वो ड्रॉप माइनस होकर रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो कलेक्टर टर्मिनल पे पहुंचेगी। तो इसकी वजह से आपका कलेक्टर वोल्टेज डिक्रीज होगा। अब जैसे जैसे आपकी कलेक्टर करंट जो है वो इंक्रीज हो रही है, कलेक्टर वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इस तरीके से एक रीजनरेटिव फीडबैक एक्शन होता है। और अगर आपका लूप गेन इंक्रीज होता है तो आपका ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन की तरफ मूव होने लग जाएगा, यानी कि IB की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। IB 0 होना तो कट ऑफ कहलाएगा। अब IB धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो हम जानते हैं कि सैचुरेशन की कंडीशन लाने के लिए हमको एक मिनिमम वैल्यू ऑफ बेस करंट चाहिए। अगर वो मिनिमम वैल्यू ऑफ बेस करंट आपको मिल जाती है, इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर कट ऑफ से उठ गया सैचुरेशन यानी कि ऑन की तरफ आने लग जाएगा। लेकिन ये एक स्टेबल स्टेट नहीं है। तो ट्रांजिस्टर जैसे ही आपका सैचुरेशन में आ जाता है तो कलेक्टर करंट आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और बेस करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। अब जैसे जैसे आपकी कलेक्टर करंट जो कैपेसिटर उसके साथ कनेक्टेड है, आउटपुट से पहले C कैपेसिटर जो कनेक्टेड है उसको वो चार्ज करना स्टार्ट करती है। IC इज चार्जिंग द कैपेसिटर C। ओके, हम जानते हैं कि कैपेसिटर क्या करता है, बेसिकली एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। तो वो करंट उसको कहाँ से मिल रही है, वो जो कलेक्टर करंट है वो उसको चार्ज करने का काम कर रही है। सो इस वजह से आपका जो वोल्टेज है ट्रांसफार्मर पे वो रिड्यूस होने लग जाता है, क्योंकि ये अब एनर्जी कहाँ जा रही है, बेसिकली कैपेसिटर में स्टोर होने जा रही है। और हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो पोलैरिटी है, वाइंडिंग पोलैरिटी, उसकी वजह से क्या होगा, बेस वोल्टेज जो है वो अब इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि रिवर्स पोलैरिटी है दोनों साइड। अब जैसे जैसे आपका बेस वोल्टेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, बेस करंट डिक्रीज होने लग जाएगी। जैसे जैसे आपका बेस पोटेंशियल इंक्रीज होगा वैसे वैसे बेस करंट डिक्रीज होने लग जाएगी। अब ये क्यूमुलेटिव एक्शन जो होगा तो उस वजह से जब वो आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में था, वो सैचुरेशन से अब क्या हो जाएगा, कट ऑफ की तरफ मूव होने लग जाएगा। देखिए IB इज इक्वल टू दी 0, वो कंडीशन है आपकी ट्रांजिस्टर ऑफ। जैसे जैसे आपकी IB जो है वो 0 से मिनिमम वैल्यू IB मिनिमम तक जाती है, दैट इज जैसे ही IB मिनिमम के बराबर होगी वो आगे आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में। अब IB मिनिमम से जब वो डिक्रीज होकर वापस 0 की तरफ जाएगी तो जैसे ही IB 0 हुई आपका ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चला जाता है। ओके, सो स्टेट का मतलब ही यही है। यहाँ पे जो हम स्टेट वर्ड यूज कर रहे हैं, स्टेट का मतलब ही ट्रांजिस्टर के ऑन या ऑफ होने से है। ओके, सो जैसे ही आपका ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चला जाता है दैट इज कॉल्ड एज द स्टेबल स्टेट ऑफ द सर्किट। अब ये देखिए आउटपुट वेवफॉर्म आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऊपर देखिए VI जो हमने ट्रिगर पल्स की बात की थी वो ट्रिगर पल्स हमने अप्लाई किए हैं यहाँ पे, और आउटपुट जो है वो आप देख सकते हैं। PW जो है वो यहाँ पे पल्स वेट को डिनोट कर रहा है, और VC सेट यानी VCC की जो सैचुरेशन के केस में हमको वैल्यू मिल रही है दैट इज VC सैचुरेशन या VC मैक्सिमम हम उसको कह सकते हैं। अब ये वेवफॉर्म देख के हमको क्लियरली आइडिया लग जाता है कि डिसएडवांटेज क्या है इस सर्किट का। डिसएडवांटेज ये है कि पल्स विड्थ को है जो है हम ज़्यादा देर के लिए स्टेबल मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि IC जो है वो आपकी बीटा बेसिकली क्या है, आपका HFE है, DC करंट गेन है। सो IC इज HFE इंटू IB। HFE मीन्स बीटा ही आपका DC करंट गेन, उस पर डिपेंड कर रही है। सो HFE या बीटा जो है वो एक्चुअली क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इसकी वजह से हम इस पल्स रेट को ज़्यादा देर तक स्टेबल मेंटेन नहीं कर सकते। और हम जानते हैं कि हर एक ट्रांजिस्टर के लिए वापस बीटा क्या होता है, अलग अलग होता है, वेरी होता है ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज। ये डिसएडवांटेज हम रिमूव कर सकते हैं अगर हम दूसरे टाइप का मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर यूज कर लें, जिसमें हमने जो टाइमिंग रजिस्टर है वो टाइमिंग रजिस्टर अब बेस के साथ सीरीज में कनेक्ट ना करके एमिटर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पल्स रेट को जो है वो स्टेबल बना सकते हैं। सो सिंपली अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि एक्सप्लेन द ब्लॉकिंग ऑसिलेटर, तो उस केस में आपको कोई भी एक लिख देना है, मोनोस्टेबल या एस्टेबल में से कोई भी एक। एस्टेबल हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वो स्पेसिफिकली ये पूछता है कि मोनोस्टेबल में कौन सा वाला, बेस टाइमिंग या एमिटर टाइमिंग, तो सारी की सारी चीज़ें सेम रहेगी। एमिटर टाइमिंग में सिर्फ वो जो रजिस्टर हमने कनेक्ट किया है बेस के साथ सीरीज में, वो अब एमिटर के साथ सीरीज में आ जाएगा, और जो डिसएडवांटेज है बेस टाइमिंग का वो रिमूव हो जाएगा। सो वर्किंग जो है इस पूरे ब्लॉकिंग ऑसिलेटर की जो वर्किंग है वो मेनली किस पे डिपेंड कर रही है, आपका आर कहाँ कनेक्टेड है,
दूसरा, आपने जो सप्लाई दी है बेस पोटेंशियल पे वो, उसकी वाइंडिंग पोलैरिटी कलेक्टर के साथ पर कैसी है वो, यही सारी चीज़ें जो है वो इसका एक्शन या इसकी जो प्रोसेस है या इसकी जो वर्किंग है उसको कंट्रोल कर रही हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ट्रांजिस्टर के ऑन या ऑफ होने पे डिपेंड करती है, जिसको ही हम बेसिकली फर्दर हम स्टेट कह रहे हैं कि किस कंडीशन में आपका ट्रांजिस्टर का ऑन होना और ऑन से वापस ऑफ होना या ऑफ से वापस ऑन होना एक स्टेट है। तो स्टेट में क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उन्हीं को सबको हमने एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। सो एग्जाम में आता है तो आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम को देख के ही आपको सारी चीज़ें लिखनी है, क्योंकि अगर आप इसकी थ्योरी को अगर मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी उसमें सही से नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अगर आपको डायग्राम सही से याद है तो आप डायग्राम को देख के इसकी वर्किंग को ईजिली समझा सकते हैं। धन्यवाद।